नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आपके अपने YouTube चैनल योर टारगेट में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं डेली एक प्रैक्टिस सेट यूपी पेट के लिए यूपी पेट परीक्षा के लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं। तो दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आपका बिल्कुल भी समय ना गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? ठीक है दोस्तों, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है दोस्त? तो वो हैं आपके चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा गया है दोस्त। गेहूं का उत्पादक सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्त? तो गेहूं के उत्पादन में सबसे बड़ा जो स्थान रखता है चीन का स्थान है दोस्तों। गेहूं के साथ साथ चावल का उत्पादन भी चीन में सर्वाधिक होता है। ठीक है दोस्त, चावल का उत्पादन भी सर्वाधिक होता है। आलू का उत्पादन भी ये चीन दोस्त, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चीन 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 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आलू उत्पादन में सर्वाधिक कि विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन का स्थान प्रथम स्थान पर है। इसके साथ साथ आपका चावल उत्पादन, और चावल के बाद हम बात कर लेते हैं आपका मूंगफली उत्पादन। ठीक है, मूंगफली के उत्पादन में भी चीन आपका एक नंबर पे है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मूंगफली के साथ अगर हम बात करें प्याज के उत्पादन में, प्याज के उत्पादन में भी चीन सर्वाधिक है। और गेहूं के उत्पादन में तो है ही है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? ठीक है दोस्त, पूर्वी तट पूछा है, पूरब की तरफ पूर्वी तट पे दोस्त जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, लॉर्ड डलहौजी ने भारत राज्य को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी दोस्तों? ठीक है, कौन सी नीति अपनाई थी? तो व्यापगत का सिद्धांत, इसने व्यापगत का सिद्धांत अपनाया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है दोस्तों? किससे? नागालैंड से संबंधित जनजाति पूछा है दोस्त। तो रेंगमा, ठीक है, रेंगमा जनजाति जो ए नंबर ऑप्शन है आपका, ये सही हो जाएगा। यह नागालैंड से संबंधित है दोस्त। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, बेकेलाइट निम्नलिखित में से संघनन से बनता है दोस्तों। ठीक है, बेकेलाइट के बारे में पूछा है दोस्त, निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड से यह बनता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है दोस्तों? तो ये आपका दोस्तों SDG 12 संबंधित है। ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपका ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है? ठीक है, मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है, वह कौन सा मंदिर है दोस्तों? तो कंपहारेश्वर मंदिर यह चोल मंदिरों में से एक नहीं है। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्त आपका ये कहता है कि दुल्हनों पर पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? ठीक है, कौन सी पोटलोई पोशाक है दोस्त? जो नई नवेली जिसकी शादी होती है, जिस स्त्री की, उसको पहनाई जाती है, पोशाक किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो यह है आपकी दोस्त मणिपुर राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न आपका कहता है कि लिंचिंग लिंचिंग भीड़ द्वारा गैर कानूनी तरीके से पीट कर मार डालना के मामले पर अंकुश लगाने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है दोस्त। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका भी ऑप्शन जो है मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर ऐसा राज्य है जिसने माओ लिंचिंग पर रोक लगा दी है, वहाँ पर कानून पारित किया है। ठीक है, तो दोस्त बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्त आपका कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्त। संयुक्त राष्ट्र संगठन के बारे में बात करता है दोस्तों, तो 2001 में इसको सम्मानित किया गया है। अतः आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कहता है कि नवंबर 2015 से सभी कर योग्य उत्पादकों पर लगाए गए 0.5% उपकर द्वारा किस भारतीय योजना को वित्तीय पोषित किया गया है। दोस्तों यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान हो जाएगा दोस्त इसका आंसर नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। डाक विभाग ने सितंबर 2020 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक संबंधित स्कीमों की सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा स्टॉक शुरू किया है। तो दोस्तों 5 स्टार विलेज शुरू किया है। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। इसमें बताया गया है कि 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्त अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बारी दोआब किसके बीच का क्षेत्र है। बारी दोआब की बात करता है दोस्तों। बारी दोआब जो है किसके बीच का क्षेत्र है। तो दोस्त ये ब्यास और रावी नदी के बीच का क्षेत्र को हम बारी दोआब कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दोस्त ये कहता है कि बारी दोआब 10 राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली है। दोस्त ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम बार इसको कब मिली है। क्या पूछा गया है, बारी दोआब 10 राजनीतिक दलों को सार्वभौमिक मान्यता जो है संवैधानिक मान्यता कब मिली है। तो दोस्त 1985 में इसको मिली है। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया दोस्तों। ये आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये 1954 में आपको दिया गया है। ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्त आपसे ये कहता है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। ठीक है, क्या आवश्यक नहीं है पूछा है दोस्तों। तो 35 वर्ष की आयु हो, ये तो दोस्त इसके लिए आवश्यक है। अगर कोई राष्ट्रपति के चुनाव लड़ता है तो उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, ये आवश्यक है। पढ़ा लिखा हो या ना हो, ये आवश्यक है या नहीं है। तो दोस्त आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो दोस्तों, तो ये भी इसकी जो है एक ये भी जो है मान्य होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ये भी योग्यता होती है। देश का नागरिक हो, ये भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्यता है। लेकिन पढ़ा लिखा हो यह जरूरी नहीं है दोस्तों। ठीक है, अतः यह आवश्यक नहीं है कि वह पढ़ा लिखा हो। अतः ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जरूरी नहीं है कि वह पढ़ा लिखा भी हो। ठीक है, ये तीनों तो मान्यताओं को रखता हो, लेकिन पढ़ा लिखा हो यह जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका
आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्त आपका कहता है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्त ट्रिक याद कर लो, नागार्जुन बांध को जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अर्जुन का रथ सारथी कौन था दोस्त, अर्जुन का रथ सारथी कौन था, तो कृष्ण भगवान थे। और इसी से आप याद रखिएगा, इसमें नागा में देखो, नागा प्लस अर्जुन अगर संधि विच्छेद करोगे तो नागा प्लस अर्जुन आएगा। तो दोस्तों अर्जुन जो है किनके सारथी, अर्जुन का सारथी कौन था दोस्त कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी थे। अतः आप याद रखेंगे कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कहता है सदाबहार क्रांति में भारत किस उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन कहता है सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी। तो ये पूछा है कि किसके द्वारा लाई गई थी दोस्तों। ठीक है, किसके द्वारा लाई गई थी, नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा, एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा, रामकृष्ण द्वारा या R.K.V. राव द्वारा। तो दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा यह भारत में लाई गई थी, लेकिन नॉर्मन बोरलॉग का नाम भी जो है क्रांति से, हरित क्रांति से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये विदेशों में थे। ठीक है, इन्होंने विदेशों में इसको लागू किया था, नॉर्मन बोरलॉग ने विदेशों में, और जो है एम.एस. स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति को लाए थे, जिसको सदाबहार क्रांति यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय दोस्त मुंबई में स्थित है। ठीक है दोस्तों, मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की बात करता है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में। ठीक है, 1 जनवरी 1949 में इसका जो है भारतीय रिजर्व बैंक का 1949 में 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, स्थापना की बात करें तो 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1935 में इसकी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, पूर्वी तट पर दोस्तों पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह है जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, तो आपका तूतीकोरिन बंदरगाह दोस्त पूर्वी तट पर स्थित है, पूर्वी तट पर तूतीकोरिन बंदरगाह स्थित है दोस्तों। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कहता है भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है। तो पिंगली वेंकैया को दिया जाता है दोस्तों। ये इन्होंने ही भारतीय तिरंगे का जो है भारतीय तिरंगे का निर्माण किया, पिंगली वेंकैया। ठीक है, भारतीय तिरंगे में 3 रंग होते हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है। सबसे ऊपर लाल होता है, उसके नीचे सफ़ेद होता है और उसके बाद आपका होता है हरा रंग होता है। ठीक है, लाल कह लो या केसरिया, लाल को भी केसरिया ही बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका हरा रंग होता है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों। और अगर हम राष्ट्रीय ध्वज की हम बात करें कि इसका अनुपात क्या होता है, तो 3:2 में ये होता है। ठीक है, लंबाई इसकी 3 होती है और चौड़ाई कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 24 नंबर प्रश्न है यूरोप का व्यस्ततम समुद्री बंदरगाह कौन सा है, पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, समुद्री बंदरगाह जो बहुत व्यस्ततम है वो रटरडम है। कौन सा है दोस्तों, रटरडम। ठीक है दोस्तों, रटरडम, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले और लास्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है, पूछा गया है। तो कौन सी नदी है जो लंदन से होकर बहती है, तो दोस्तों टोन्स नदी जो है लंदन से होकर बहती है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन पूरा होता है, और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो हर जो है उस विद्यार्थी तक पहुंच सके जो यूपी पेट की तैयारी कर रहा है। दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपका मेरा हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही तैयारी करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।